नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस तरीके की जो वीडियो होती है ज़्यादातर मैं वो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रही है और साथ ही साथ इस चीज़ को अब देखा जा रहा है टर्की और पाकिस्तान से भी जोड़ के। हुआ क्या है कि दरअसल जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है अतीक अहमद को मारने के लिए, वो टर्की मेड जिगाना पिस्टल है और ये पिस्टल इंडिया में बैन है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी कई न्यूज़ आती थी कि ये पिस्टल पाकिस्तान में इलीगली इसकी कॉपी बनाई जाती है और इतनी अच्छी कॉपी बनाई जाती है कि ये पहचान पाना कि ओरिजिनल नहीं है ये लगभग नामुमकिन होता है। तो अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते ये पिस्टल जो है ये सप्लाई की गई होगी कभी और उसका इस्तेमाल करके इसको मारा गया है और इसीलिए कई आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड छाप दिए गए हैं कि कैसे इसका जो मर्डर है वो पाकिस्तान से और टर्की से रिलेटेड है। खैर, ये तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन ये जो पूरी न्यूज़ है वो आप लोग ने अब तक सुन ही लिया होगा। बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई थी। ये अतीक अहमद जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और जब उसको ले जाया जा रहा था चेकअप के लिए। इससे एक दिन पहले इसके बेटे का भी एनकाउंटर किया था यूपी पुलिस ने झांसी में और उसके बाद अब इसको मार दिया गया इस तरीके से। अतीक अहमद की अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम लोग देखें तो लगभग 100 से ज़्यादा इसके खिलाफ जो एफआईआर थे वो दर्ज थे। छोटे मोटे क्राइम ये पहले से ही कमिट करता था, लेकिन 1979 में पहली बार एक मर्डर केस में इसका नाम आया था। उसके बाद फिर जो 1989 का साल है उसमें एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसने अतीक अहमद का नाम बहुत ही ज़्यादा उछाल दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि पहले अतीक अहमद और चांद बाबा एक हुआ करते थे जिसका काफी ज्यादा खौफ चलता था वेस्ट इलाहाबाद में। इन दोनों का ही जो रिलेशन थे अच्छे थे, लेकिन फिर इलेक्शन जो हुआ 1989 में उसमें दोनों ही वेस्ट इलाहाबाद सीट से खड़े हो गए। और ये एक तरीके का बताया जाता है कि ये जो पूरा एरिया था वेस्ट इलाहाबाद का, इसमें मुस्लिम बाहुबली कौन होगा उसके लिए मेन लड़ाई थी ये। तो कई गैंग वॉर्स जो है वो चलते रहते थे, लेकिन ऐसे ही एक गैंग वॉर में इलेक्शन रिजल्ट से जो एक दिन पहले ही था उसमें इसके गैंग ने चांद बाबा को और उनके लोगों को मार डाला और फिर इसके लिए अभी इंक्वायरी चलती कुछ होता उससे पहले इलेक्शन का रिजल्ट ही आ गया। अगले ही दिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और ये एमएलए बन गया वेस्ट इलाहाबाद से। उसके बाद किसी भी केस में और किसी भी चार्जशीट में इसका नाम जो था वो कहीं भी नहीं आया, लेकिन लोगों के पास पूरे यूपी में कह सकते हैं कि इसका नाम जो है वो पहुंच गया था। 1989 के बाद 1991 और 1993 के इलेक्शन में भी ये जो है वेस्ट इलाहाबाद से लड़ता है और इस एरिया से जीतता भी है। इसका नाम इस एरिया में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो इस एरिया से इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता है किसी भी पार्टी का। ये तीनों इलेक्शन इसने लड़े थे इंडिपेंडेंटली, यानी कि बिना किसी पार्टी का साथ लिए हुए। और 1996 में फिर इसको सपा पार्टी का टिकट मिल जाता है और सपा पार्टी से फिर ये लड़के चौथी बार एमएलए बनता है इसी सीट से। और ऐसा बताया जाता है कि इसके राइज में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो सपा पार्टी का है। और सपा पार्टी में भी सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ही ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसी बात भी की जाती है अक्सर कि अखिलेश यादव जो है वो इसको इतना पसंद किया नहीं करते थे। 1996 में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये चौथी बार एमएलए बनता है एसपी के टिकट से, लेकिन 1995 से लेकर 1997 तक यूपी की सीएम होती है मायावती जी। और 1995 में एक इंसिडेंट भी होता है जिसको गेस्ट हाउस केस का नाम दिया जाता है। उसमें अतीक अहमद के लोग, ऐसा बताया जाता है कि मायावती को मारने की भी कोशिश करते हैं और इसीलिए जब ये सीएम बनती है बाद में, तो आज के टाइम में जैसे योगी जी ने इस पे क्रैक डाउन करना शुरू किया अतीक अहमद में, उस समय मायावती जी जो है वो पहली बार क्रैक डाउन करना इस पे शुरू करती है। इसके जो बिल्डिंग्स होते हैं और जो इसके ऑफिस होते हैं उसको गिरा दिया जाता है। इसी तरीके का जैसे आज के टाइम में बुलडोजर चलाया जाता है ना, वैसे ही उस टाइम पे करना पहली बार शुरू किया था मायावती जी ने इसके खिलाफ। लेकिन कुछ जो विधायक थे वो इसके सपोर्टिव भी थे, इसीलिए इसका जो क्राइम है वो भी चलता रहता है। और फिर 2002 में फिर से ये इलेक्शन लड़ता है उसी सीट से, लेकिन इस बार जो पार्टी है वो चेंज कर लेता है। ये अपना दल नाम की पार्टी से इलेक्शन लड़ता है और इसको जीतता भी है। फिर 2004 में ये दोबारा एसपी के पार्टी से एमपी बन के पार्लियामेंट पहुंच जाता है 14th लोकसभा में। उसके बाद यानी कि 2000 की शुरुआत के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो धीरे धीरे अपना जो सपोर्ट है वो इससे हटाती हैं। 2009 के बाद ना ही ये किसी सीट से एमएलए बनता है ना ही किसी सीट से एमपी बनता है। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन है उसमें अगर आप लोग को बताऊं मैं, तो वाराणसी की जो सीट है जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एमपी है, वहां से ये मोदी जी के अगेंस्ट में भी खड़ा हुआ था। तो इतना कॉन्फिडेंस इसके पास अभी भी था 2019 तक। और ये जो पूरा इसका कैरियर है ना, पॉलिटिकल कैरियर कह लीजिए या फिर क्रिमिनल कैरियर भी, क्रिमिनल कैरियर तो इसके बाद भी चला लेकिन पॉलिटिकल कैरियर ही कह लीजिए 2009 तक का, 1980 से लेके। इसमें देखो गलती किसकी है वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आप लोग को याद हो कि 1980 से लेट 1980s से कहना ज्यादा बेटर रहेगा कि इंडिया में जो रीजनल पार्टीज हैं उनका राइज होता है। कांग्रेस जो पहले थी, जो पहले पॉलिटिकल सिस्टम था वन पार्टी सिस्टम,
जिसमें कांग्रेस सेंटर पे भी हुआ करती थी, स्टेट्स में भी हुआ करती थी, वो चीज़ वीक होने लगा था। यानी कि 1980 से स्टेट में अलग अलग पार्टीज पावर में आना शुरू कर चुकी थी और सिचुएशन ये हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो एक सीट भी जीत के दे सकता था किसी पार्टी को तो उसको अपने में मिला लिया जाता था, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितने भी मर्डर या फिर कितने भी किडनैपिंग उसने किए हो। इसी चीज का फायदा जो है इसने उठाया पूरा सपा पार्टी से मिलके, और 2009 तक जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इस तरीके का आदमी जो है वो हमारे पार्लियामेंट में बैठा था। आप लोग खुद ही सोचो किस किस तरीके के आदमी जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। और ये चीज की एक फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन का के बेटे का एनकाउंटर होना और उसका इस तरीके से मर्डर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए वो होना, ये मेरे ख्याल से इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा। फिर 2012 से 2017 तक यूपी के जो सीएम थे वो थे अखिलेश यादव जी, और इनके टाइम में एक और चीज निकल के सामने आई। पुलिस को भी ये चीज पता लगी कि अखिलेश यादव जी जो है वो भी ज्यादा पसंद नहीं करते इसको। दरअसल 2016 में एक स्टेज पे ये अखिलेश यादव के पास जाता है तो वो थोड़ा इसको पीछे धकेल देते हैं, जिसके बाद ये सेंटिमेंट जाता है कि अब सपा पार्टी का भी जो सपोर्ट है वो इतना मिल नहीं रहा इसको। वहां से फिर इसका जो टाइम है वो खराब होना शुरू हुआ, और फिर 2017 में जब सीएम बने योगी जी तब फाइनली उनने क्रैकडाउन करना इस पे शुरू किया। ये इसका पॉलिटिकल करियर था। थोड़ा बहुत इसका जो क्रिमिनल करियर था वो भी अगर हम लोग देखें तो इसके जो 1989 में जो इसने मर्डर किया वो हम लोग ने देखा ही। उसके अलावा 2005 में भाजपा के एक एमएलए थे वेस्ट इलाहाबाद सीट से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 2004 से ये पार्लियामेंट में था, यानी कि एमपी बन गया था। इसीलिए वेस्ट इलाहाबाद की सीट जो है उससे भाजपा जीतती है, और भाजपा के जो एमएलए होते हैं वो होते हैं राजू पाल। ये अतीक के भाई को इलेक्शन में हरा के इस सीट से एमएलए बनते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि इनके एमएलए बनने के 3 महीने बाद ही खुली रोड पे आप लोग सोचो कि एक एमएलए को मार दिया जाता है, राजू पाल का मर्डर कर दिया जाता है। और फिर इस केस में जो आई विटनेस होते हैं उमेश पाल, उनको भी इसके लोग किडनैप कर लेते हैं और फोर्सफुली उनको मजबूर करते हैं कि कोई भी गवाही इस तरीके की मत देना जिसमें ये फंसे। लेकिन उमेश पाल मानते हैं नहीं, लेकिन इसके बाद भी इसका जो क्राइम है वो रुकता है नहीं। और फिर 2016 में ही एक और इंसिडेंट होता है इलाहाबाद के एक कॉलेज में, जिसमें फिर से इसका नाम आता है। इसके कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पर जाके जो स्टाफ होता है कॉलेज का उसके साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ बच्चों को चीटिंग करने से रोकते हैं। फिर एक और केस आता है कि जब ये देवरिया जेल में होता है तो लखनऊ के एक बिजनेसमैन को वहां पर बुलाया जाता है देवरिया जेल में, और जेल के अंदर इसके साथ ये मारपीट करता है और साथ ही साथ एक्सटॉर्शन भी करने की कोशिश करता है। और इसी के बाद से फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है गुजरात की जेल में। इतना सब कुछ ठीक था, इतने पे शायद इन लोग के एनकाउंटर तक या फिर मर्डर तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन इस साल फरवरी में, यानी कि 2 महीने पहले ही क्या होता है कि उमेश पाल, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि सोल आई विटनेस होते हैं राजू पाल मर्डर केस में, उनका मर्डर कर दिया जाता है, और जिसमें इसके बेटे का नाम और उसके लोगों का नाम सामने आता है। उसके बाद फिर लीगल एक्शन सब किनारे कर दिया जाता है, और फाइनली जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कुछ दिन पहले इसके बेटे का एनकाउंटर होता है, तो ठीक उसके अगले दिन इस पे गोली चलती है, इन दोनों भाइयों पे गोली चलती है, और फिर इस तरीके से इसका जो एंड है वो होता है। अब ऐसी चीजों को हम सबको पता है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मिलता है, और खास कर के यूपी में पब्लिक इतना परेशान हो गई है पिछले के दशकों में जो क्राइम है उसको लेके, कि इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बताते हैं। बहुत से लोग आप लोग को इस तरीके के आर्गूमेंट देते हुए मिल जाएंगे कि एनकाउंटर कह लीजिए कि या फिर बाकी इस तरीके का जो पुलिस एक्शन है, जो लॉ से ऊपर उठ के एक्शन जो पुलिस लेती है वो कभी कभार जरूरी होता है इस तरीके के नोटोरियस क्रिमिनल जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है रूल ऑफ लॉ पे। आप लोग पूरा इस चीज को एक तरीके से समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लो अतीक अहमद जब पावर में था उस समय लोग ये समझ पाते कि ये क्रिमिनल है, इसको वोट नहीं देना चाहिए, तो क्या कभी इसको किसी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिलता? अगर ये जीतता ही नहीं इलेक्शन तो क्यों पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट करने आती उस समय? लेकिन शुरुआत में लोगों को समझ में आता है नहीं, और फिर इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और फिर पहले ये लोगों का नुकसान करते हैं और फिर इनका जो दी एंड होता है उनमें इनका नुकसान होता है। इस तरह की जो चीज है, इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पूरा बनाया ही जाता है सिस्टम्स के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, पुलिस के थ्रू, और फिर इनको मार के और भी ज्यादा लॉ को अंडरमाइन किया जाता है। खासकर से जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो एक तरीके का ये सिग्नल जाता है लोगों के पास कि जो सिस्टम का पार्ट है, पुलिस हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, पब्लिक सर्वेंट है, उन्हीं को कानून पे भरोसा नहीं है, उन्हीं को ये नहीं लगता कि ये जो क्रिमिनल है इसके खिलाफ कभी न्याय हो पाएगा, इसीलिए उन लोग ने एक्स्ट्रा स्टेप लिया। तो ऐसे में हम लोग कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो भरोसा करेगी कानून पे? हालांकि मैं भी क्या मानता हूँ कि कभी कभार इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, लेकिन कब ये जरूरी है, किस केस में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा?
उसके अलावा एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स होता है, जिसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं कि 8 इंडिकेटर होते हैं जिनके बेसिस पे ये बनाया जाता है कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा जो रूल है, जो कानून है, वो मजबूत होता है। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर ही अगर आप लोग देखोगे तो उसमें होगा कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उन पे कितना कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो अपने आप को पावरफुल बहुत ज़्यादा समझती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और ये इंडेक्स देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बाहर का इन्वेस्टर्स, कोई भी मतलब जो कंट्री में आना चाहेगा या कंट्री के बारे में थोड़ा यहाँ पर काम वाम करना चाहेगा, वो सबसे पहले यही देखेगा कि रूल ऑफ लॉ कितना ज़्यादा मजबूत है किसी कंट्री में। और इस तरीके के आर्गूमेंट काफ़ी ज़्यादा उठाए जा रहे हैं कि जो एनकाउंटर्स है पुलिस के, वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ को। अभी इंडिया की जो इसमें रैंकिंग है वो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 2022 में 140 कंट्रीज टोटल को रैंक करता है ये इंडेक्स। उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 77। इसके अंदर कुछ सब इंडिकेटर्स भी होते हैं, उसमें भी यहाँ पर आप लोग इंडिया के रैंक देख सकते हो। इन सब में ही इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी है नहीं। और गवर्नमेंट का भी हाल में ये कहना है कि हम लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे, इंडिया की जो पोजीशन है रूल ऑफ लॉ में उसको तो सुधारने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब इस तरीके की न्यूज़ आती है और इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं इसको वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट करती है, कवर करती है, तो इस तरीके की न्यूज़ पहुंचती है दुनिया भर की कंट्री में और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी इंडिया की जो पोजीशन है उस पर असर पड़ता है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग के अलग विचार हो, कुछ लोग का ये भी कहना होगा कि इस तरीके के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लोग अगर जिंदा रहते तो फ्यूचर में ये लोग और ज़्यादा क्राइम करते हैं, जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ जो है वो और इंडिया में बिगड़ता। वो बात भी सही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के आर्गुमेंट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं कि इंडिया की तरफ में जो एनकाउंटर्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा रूल ऑफ लॉ जो है वो अंडरमाइन हो रहा है कंट्री के अंदर, और ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। शॉर्ट में अगर इस चीज़ की लीगलिटी की बात करें तो सेक्शन 96 और सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स को अपने खुद के बचाव में किसी क्रिमिनल को मारना पड़े तो ऐसे मार सकते हैं। और साथ ही साथ सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि कोई भी क्रिमिनल जिस पे इल्ज़ाम लगाओ किसी ऐसे क्राइम का जिसके लिए जो सजा है वो या फिर डेथ पेनल्टी है या फिर उम्र कैद है, तो ऐसे केस में पुलिस उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। और इस फोर्स के इस्तेमाल से अगर डेथ भी हो जाती है तब भी अलाउड है पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा करना। तो शॉर्ट में इसकी लीगलिटी भी मैंने बता दी आप लोग को। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो चीज़ होती है और इस तरीके की चीज़ों को जो पब्लिक का सपोर्ट होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले तो देखो इस तरीके की चीज़ जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, ये सब बढ़ती ही इस वजह से है क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट इन क्रिमिनल्स को मिलता है। दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके बारे में यहाँ पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा वो ये कि हमारी जो जुडिशरी है वो आप लोग को पता होगा अक्सर इस तरीके की बातें होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी केस सालों साल चलता है और फिर जब इस तरीके के जो क्रिमिनल्स होते हैं इन पे केस होता है उसके बाद लोग देखते हैं कि ये केस होने के बाद भी ये खुला घूम रहा है और सारे काम कर पा रहा है, तो लोगों के अंदर ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन होता है। इसीलिए इस तरीके की बातें की जाती है कि इसको तो ऐसे ही मार देना चाहिए, कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही घूमता रहेगा। तो जुडिशरी का ओवरबर्डन होना इस समय एक बहुत ही बड़ा इशू है कंट्री में। कुछ अगर डाटास की अब मैं आप लोग को बात करूं तो अगस्त 2022 तक ऐसा बताया जाता है कि 4.6 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है जो हमारी जुडिशरी में अलग अलग लेवल पे, यानी कि हाई कोर्ट मिला लीजिए, लोकल कोर्ट्स कह लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, इन सब का मिला के 4.7 करोड़ केस जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। ये डाटा है अगस्त 2022 तक का। और क्यों इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, दरअसल देखो होता क्या है कि एक चीज़ होती है जज पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि हिसाब से कितने ज़्यादा जज हैं किसी कंट्री में। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इस समय 21 जज है इस समय इंडिया में पर 10 लाख पीपल पे। यूएसए में अगर आप लोग देखोगे तो ये चीज़ आप लोग को मिलेगी 100 और यूके वगैरह बाकी कंट्रीज में लगभग 50 तो सारी डेवलप कंट्रीज में आप लोग को मिल ही जाएगी। लॉ कमीशन की जो 120th रिपोर्ट थी उसमें भी लॉ कमीशन ने यही सजेस्ट किया था कि कम से कम ये 50 तो होनी ही चाहिए अगर ये जो ओवरबर्डन्स है और ये जो पेंडेंसी ऑफ केस है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो। लेकिन अभी तक इस पे कोई खास काम किया गया नहीं है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा है जुडिशरी में, और जिसका नतीजा ये है कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 4.7 करोड़ केसेस जो है अलग अलग लेवल पे जुडिशरी में। वैसे तो मैंने आप लोग को पूरा डाटा दे दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना आप लोग को बताता कि सिर्फ 4.7 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है और बाकी के डाटा अगर आप लोग को नहीं बताता तो हो सकता है आप लोग के मन में ये भी आता कि हमारे जो जजेस हैं वो काम नहीं करना चाहते, बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह वो भी काम चोरी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पर मैं आप लोग को चाहूँगा कि एक वीडियो आप लोग देखिए
जिससे पूरी जो सिचुएशन है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो अभी की नहीं है, 6 साल पुरानी ये वीडियो है। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उनकी ये वीडियो है। You cannot shift the entire burden to the judiciary. If you compare the performance of Indian judges with those in other countries, we are heads and shoulders above them. American Supreme Court decides 81 cases per year, the entire Supreme Court. 9 of them sit to dispose of just about 81 cases. Average disposal of an Indian judge is 2,600 cases, whether it is a munsif or a Supreme Court judge. When judges come from abroad and watch us working, they are amazed. They can't understand how can judges work under such stressful conditions. तो ये है पूरी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हमारे जो जजेस है वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो केस निपटाते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो सिचुएशन है वो लैक ऑफ जजेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी कारणों की वजह से है। तो ये है पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।